हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? क्या हाल चाल? सब ठीक? तो आज हम लोग इस सेशन में कवर करने वाले हैं इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के एक्सरसाइज क्वेश्चन। आई होप कि आपने इस चैप्टर का लाइव सेशन अटेंड किया होगा जो कि शार्प 6 PM को होता है। इसके बाद आपने इसका वन शॉट देखा होगा, आपने इसके 17 इयर्स के PYQs देखे होंगे और अब आप एक फाइनल स्टेज पे पहुंच चुके हैं जिसका नाम है एक्सरसाइज क्वेश्चंस। आप अपनी टेक्स्ट बुक सामने लेके बैठिए, आपको अपने टेक्स्ट बुक के अंदर में सारे के सारे क्वेश्चंस मिलेंगे और बस उसी के आंसर्स मैं आपको इजी वे में सिखाने वाली हूँ। तो ये वीडियो एंड तक देखना, आपके एग्जाम के लिए ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल वीडियो होगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड बेटा। आई ट्राई टू कीप इट वेरी शॉर्ट सो दैट आराम से सब कुछ हो जाए। अब देखिए, इसके अंदर सबसे पहले हम देखेंगे कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि F2 फिनोटिपिक रेशियो, जो आपका सेकेंड फीलियल जनरेशन का फिनोटिपिक रेशियो है इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मिराबिलिस जलापा में, वो क्या है ना? तो जो फिनोटिपिक रेशियो था इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब क्या होता है? ना डोमिनेंट वाला बंदा ना रेसेसिव वाला बंदा, कोई भी अपना डोमिनेंस दिखा ही नहीं पाता है, इनकम्प्लीटली एक दूसरे को एक्सप्रेस कर रहे हैं, ठीक है? दैट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो उसका रेशियो अगर आप देखेंगे बेटा तो दैट विल बी 1:2:1, ये उसका रेशियो। और ये रेशियो हमने याद भी किया हुआ था, हमने क्रॉस भी देखा हुआ था। नेक्स्ट चीज देखते हैं, इन डाईहाइब्रिड क्रॉस के अंदर F2 जनरेशन शो करता है 4 अलग अलग टाइप के जीनोटाइप्स। तो वो 4 अलग टाइप के जीनोटाइप्स क्या होते हैं? तो दोज आर टोटल 9 टाइप के जीनोटाइप्स। डाईहाइब्रिड क्रॉस के लिए मैंने आप लोगों को एक ट्रिक सिखाया हुआ था। क्या सिखाया हुआ था मैंने आपको? तो देखो, अगर मुझे डाईहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिक रेशियो जानना है तो उसके लिए मोनोहाइब्रिड क्रॉस के आपको फिनोटिपिक रेशियो को बस 2 बार मल्टीप्लाई करना है ना? तो देखो 3:1 इंटू 3:1, तो 3 3s आर 9, फिर 3 1s आर 3, फिर 1 3s आर 3, फिर 1 1s आर 1, है ना? ये फिनोटिपिक रेशियो हो गया। अब बेटा अगर मुझे इसी का जीनोटिपिक रेशियो जानना तो हमने ये ट्रिक सीखा था, उसके लिए हमको क्या करना है, जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटिपिक रेशियो जो कि 1:2:1, अपने को उसका ही स्क्वायर कर देने का, क्योंकि ये डाईहाइब्रिड क्रॉस हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, 1:2:1 इंटू 1:2:1। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो इस 1 को पहले आप इससे और इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ जाएगा 1:2:1। अब 2 को 2 1s आर 2, 2 2s आर 4, 2 1s आर 2 हो जाएगा और लास्ट में 1:2:1। तो यहाँ पे तुम लोगों को दिख रहा है कि बहुत सारे कॉम्बिनेशंस है। सो दोज आर टोटल 9 टाइप ऑफ कॉम्बिनेशंस। ओके, फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है, अ क्रॉस बिटवीन एन इंडिविजुअल विथ अननोन जीनोटाइप। एक ऐसा क्रॉस जो कि एक अननोन जीनोटाइप के बीच में हो रहा है और एक रेसेसिव इंडिविजुअल के बीच में हो रहा है, उसको हम क्या कहते हैं? अब देखो, मेरे को पता ही नहीं है कि इसका जीनोटाइप कैसा है। अब इसका जीनोटाइप आप लोगों के लिए डोमिनेंट है, होमोजाइगस डोमिनेंट है, या हेटेरोजाइगस डोमिनेंट है, ये अगर मुझे जानना है तो उसके लिए मैं उसको एक रेसेसिव इंडिविजुअल के साथ क्रॉस कराऊंगी। बेसिकली मैं उसकी टेस्टिंग कर रही हूँ, यही टेस्टिंग करने को हम लोग टेस्ट क्रॉस कहते हैं, ठीक है? नेक्स्ट देख लो, जब F2 का फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो सेम होता है तो वो किस चीज का एग्जांपल है? तो देखो, अगर सेकेंड फीलियल जनरेशन का फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो एग्जैक्ट सेम आया तो वो एग्जांपल है बेटा इनकम्प्लीट डोमिनेंस का। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या सीन होता है, वो दिखता भी वैसा है और उसका रेशियो भी वैसा है, ठीक है? वो दिखता भी वैसा है, उसका रेशियो भी वैसा है। अब जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ, ये रेड कलर का फ्लावर है और ये एक व्हाइट कलर का फ्लावर है, इनकी क्रॉसिंग कराई तो क्या आ जाएगा, कैपिटल R स्मॉल r इज क्रॉस्ड विथ कैपिटल R स्मॉल r। तो देखो क्या आ जाएगा, कैपिटल R कैपिटल R, कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल R स्मॉल r, स्मॉल r स्मॉल r, ठीक है? अब आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये जो कैपिटल R है ये रेड है, ठीक है? ये जो स्मॉल कैपिटल R स्मॉल r है ना, ये पिंक दिखता भी है, ये पिंक दिखता भी और ये पिंक होता भी है। इसकी वजह से इसको फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो एकदम सेम है, 1:2:1, ठीक है? आई होप आपको कुछ इसमें डाउट शाउट नहीं होगा। इसकी PDF भी आपको मिल जाएगी, टेंशन नहीं लेना है। हाँ, ये हो गया अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द सेंट्रोमियर, अगर बेटा सेंट्रोमियर, ध्यान से सुनना, मस्त क्वेश्चन है, अगर सेंट्रोमियर आपके क्रोमोसोम के एंड के पास है,
तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? अब देखो, ये रहा, ये आपका क्रोमोसोम है और उसके एंड पे एग्जिस्ट करता है, तो इसको हम लोग कहते हैं एक्रोसेंट्रिक। इसको क्या कहेंगे बेटा? एक्रोसेंट्रिक कहेंगे। मतलब एकदम ही एंड पे है वो क्रोमोसोम के, और मान लो दोनों आर्म ही नहीं दिख रहे, सिर्फ 2 ही आर्म दिख रहा है, 4 आर्म दिख ही नहीं रहा, तो वो टीरोसेंट्रिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज प्रपोज्ड बाय हुम? तो ये जो क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस था, बेसिकली इसमें ये बात की गई थी कि जितने भी कैरेक्टर्स हमें पेरेंट्स से मिलते हैं, वो सारे कैरेक्टर्स क्रोमोसोम्स के द्वारा आगे जाते हैं। ठीक है, तो ये बात किसने कही थी? तो सटन एंड बोवरी ने ये बात कही थी। ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ जीन्स आर लोकेटेड इन अ क्रोमोसोम एज लाइक दिस PQRST, तो द जीन्स पेयर हैविंग लीस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग इनहेरिटेड टुगेदर इज। अब याद करो, हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हमने ये पढ़ा हुआ था कि जो जीन्स बहुत ज्यादा करीब होते हैं ना, वो दोनों साथ में जाना उनका मुश्किल होता है। ठीक है, जो लोग बहुत ज्यादा करीब, जो लोग बहुत ज्यादा दूर है, वो लोग आगे जनरेशन में नहीं जाते, बट जो साथ साथ है, सेम जीन्स के आसपास एग्जिस्ट करते हैं। जैसे तुम अपने फ्रेंड को कॉल करके बोलते हो ना, भाई तू आज कॉलेज आने वाला है क्या? जब भाई बोलता है हाँ मैं कॉलेज आऊंगा, तब तुम डिसाइड करते हो कॉलेज जाने का। तो ये तभी ना जब वो तुमसे बहुत क्लोज है। अगर वो तुमसे क्लोज नहीं है तो तुम उसको पूछोगे ही नहीं, है ना? तो जैसे यहाँ पे देख लो, P और S ये कितने ज्यादा दूर है, बट P और Q साथ जा सकते हैं, P और R साथ जा सकते हैं, बट P और S जो है वो साथ नहीं जाते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था फाइंड द मिसमैच पेयर। तो उसमें 4 ऑप्शंस दिए थे, उसमें से एक ही ऑप्शन मिसमैच था जिसमें डाउन सिंड्रोम दिया था, क्योंकि डाउन सिंड्रोम का क्या आता है बेटा? डाउन सिंड्रोम जो होता है, इट इज 21st क्रोमोसोम के ट्राइसोमी। 21st क्रोमोसोम पे 3 क्रोमोसोम्स आके बैठे हैं। तो अगर ये दिया होता तो करेक्ट होता, बट यहाँ पे बेसिकली क्या दे दिया पता है? एक मेल, इसका मतलब होता है मेल, तो ये तो एकदम गलत दे दिया। तो बाकी सारे के जो भी ऑप्शन है वो करेक्ट है, सिर्फ यहाँ पे इनकरेक्ट दे दिया है, इसलिए हमने इसको ऑड पेयर में सिलेक्ट किया। अब 9th क्वेश्चन में पूछा गया है, अ कलर ब्लाइंड मैन, एक कलर ब्लाइंड मैन है, ठीक है, उसने शादी किया एक वुमेन से जिसकी नॉर्मल विजन है। ठीक है, जिसकी नॉर्मल विजन है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है, उसको एकदम नॉर्मल चंगा विजन है उसका। ठीक है, चंगा विजन है उसका, तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि उनका सन कलर ब्लाइंड होगा। अब देखो सिंपल सा बात है, इसके अंदर अब देखो, मान लो कैपिटल सी स्मॉल सी, इन लोगों की पेयरिंग करानी है। ठीक है, तो देखो कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल सी स्मॉल सी एंड कैपिटल सी स्मॉल सी, मतलब ये सारे कैरियर बन गए। तो यहाँ पे ये लोग क्या है? ये कैरियर है, और जो कैरियर होता है वो कलर ब्लाइंड थोड़ी ना होता है। जो कैरियर होता है वो कलर ब्लाइंड नहीं होता, इसकी वजह से 0% प्रोबेबिलिटी है। कुछ भी हो जाए ना, फटाक से चेक करके देखने का आंसर मिल जाता है। ठीक है, अब उसके बाद में कुछ वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस देखते हैं, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन बोला गया है कि भाई बता दो, इस स्टेटमेंट को ये एक्सप्लेन कर दो, क्या हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन, अ टेस्ट क्रॉस इज अ बैक क्रॉस। एक टेस्ट क्रॉस जो होता है वो बैक क्रॉस होता है, बट बैक क्रॉस जरूरी नहीं है वो टेस्ट क्रॉस भी हो। क्या बोल रहा है ये? अब देखो, बैक क्रॉस का सिंपल मतलब होता है किसी भी पेरेंट के साथ फ्यूजन करा देना। ठीक है, कोई भी पेरेंट, चाहे वो होमोजाइगस हो, चाहे वो डोमिनेंट पेरेंट हो, चाहे वो रेसेसिव हो, बट टेस्ट क्रॉस में हमेशा रेसेसिव पेरेंट के ही साथ क्रॉस कराया जाता है। तो देखो, अ टेस्ट क्रॉस इज अ क्रॉस बिटवीन एन इंडिविजुअल हैविंग डोमिनेंट फिनोटाइप अननोन जो होता है वो, उसका मैं होमोजाइगस रेसेसिव के साथ क्रॉसिंग कराती हूँ। बट बैक क्रॉस मतलब तुम क्रॉस करवा रहे हो F1 हाइब्रिड का कोई भी पेरेंट से, इसकी वजह से टेस्ट क्रॉस जो होता है वो बैक क्रॉस होता है, बट हर एक बैक क्रॉस जो है वो जरूरी नहीं है वो टेस्ट क्रॉस हो, क्योंकि टेस्ट क्रॉस मतलब कोई तो एक पेरेंट के साथ क्रॉसिंग हो रही है। ठीक है, और वो पेरेंट कौन सा? रेसेसिव वाला। बट बैक क्रॉस मतलब किसी से भी क्रॉसिंग करा देना। तो किसी से भी क्रॉसिंग में अगर मैंने रेसेसिव के साथ क्रॉसिंग करा दिया तो उसको तो मैं बैक क्रॉस भी कह सकती हूँ, है ना। अब इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन बोला गया है, लॉ ऑफ डोमिनेंस इज नॉट यूनिवर्सल। अब इस स्टेटमेंट के बारे में बात करना। लॉ ऑफ डोमिनेंस मतलब एक बंदा डोमिनेंसी दिखाएगा, जैसे कैपिटल T स्मॉल t, तो बच्चा जो है वो टॉल होगा, चाहे वो हेट्रोजाइगस टॉल क्यों ना हो। बट ये चीज क्यों डोमिनेंट नहीं है? तो देखो, लॉ ऑफ डोमिनेंस जो है वो यूनिवर्सल नहीं है, क्योंकि कुछ केसेस में कोई भी अलील जो है वो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाता। जैसे कि मिराबिलिस जलापा, या तो ये रेड कलर होना चाहिए था या तो ये व्हाइट कलर होना चाहिए था, बट इंस्टेड इन सबको छोड़ के ये पिंक कलर का हो गया। तो यहाँ पे लॉ ऑफ डोमिनेंस जो है वो डिफाई हो गया, वो हो ही नहीं पाया पूरा, है ना।
अब इसके बाद में हम बात करेंगे डाइहाइब्रिड क्रॉस के बारे में, उसके डेफिनेशन के बारे में। तो डाइहाइब्रिड क्रॉस मतलब जब दो पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर हो, जैसे कि मान लो येलो, जैसे मान लो तुम लोग अगर टॉल येलो प्लांट है और यहाँ पे ग्रीन डॉर्फ प्लांट है, तो यहाँ पे दो पेयर है कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर का, येलो और ग्रीन अलग अलग हो गया, टॉल और डॉर्फ अलग अलग हो गया, मतलब दो ऐसे कैरेक्टर्स है जो एक दूसरे से अलग अलग हो गए, उसको हम लोग डाइहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में दूसरी चीज बोली गई है होमोजाइगस का मतलब बताओ। होमोजाइगस का मतलब होता है जिसके अंदर दोनों सेम टाइप के पेयर्स एग्जिस्ट करते हो, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको होमोजाइगस कहते हैं। हेट्रोजाइगस मतलब जैसे कि कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया, उसको हेट्रोजाइगस कहा जाता है। डिफरेंसेस होते हैं बेसिकली, तो हेट्रोजाइगस इज कैपिटल टी स्मॉल टी। टेस्ट क्रॉस का मतलब क्या होता है, सिंपल सी बात है, अगर मेरे को एक अननोन जीनोटाइप पता करना, मुझे पता ही नहीं है कि ये क्या है, ये होमोजाइगस है या ये हेट्रोजाइगस है, ये नहीं समझ आ रहा, तो मैं इसका क्रॉस करवा दूंगी एक रेसेसिव पेरेंट के साथ, होमोजाइगस रेसेसिव के साथ, तब मुझे पता चल जाएगा कि जो मेरा अननोन पेरेंट है वो होमोजाइगस टॉल है या हेट्रोजाइगस टॉल है। मतलब एक एग्जांपल लिया मैंने, तो दैट इज कॉल्ड एज टेस्ट क्रॉस। अब एलोसोम्स का मतलब क्या होता है, एलोसोम्स मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनना, दीज आर क्रोमोसोम्स जो कि रिस्पॉन्सिबल है सेक्स को डिटरमाइन करने के लिए, मतलब क्या जेंडर है। अब आपको अगर इसका एग्जांपल दे दूं तो देखो, अगर एक्स क्रोमोसोम साथ में प्रेजेंट है तो आप लोग इसको फटाक से कह दोगे कि भाई ये मेल है, बट अगर एक्स के साथ एक, सॉरी मैंने उल्टा ही लिख दिया, तो तुम इसको फटाक से क्या कहोगे, भाई ये तो फीमेल है। अगर एक्स और वाई क्रोमोसोम साथ में, तो तुम इसको क्या कहते हो, मेल है। क्यों? क्योंकि ये जो क्रोमोसोम्स है ना, ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि सामने का जेंडर क्या है, सामने वाले बच्चे का जेंडर क्या है, तो इसी चीज को बेटा हम लोग क्या कहते हैं, एलोसोम्स कहते हैं। ठीक है, अब दूसरी बात, क्रॉसिंग ओवर का मतलब क्या होता है। क्रॉसिंग ओवर का मतलब होता है कैरेक्टर्स को या जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज करना। तो इट इज एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में, होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में होता है, बट ये कब होता है, पैकेटिन स्टेज में। पैकेटिन स्टेज में क्या होता है, इनमें ना एक अलग सा अट्रैक्शन आ जाता है, ये लोग एकदम पास ऐसे खिंचने लगते हैं और यहाँ पे एक सिनेप्सिस फॉर्म करते हैं। सिनेप्सिस फॉर्म करने की वजह से क्या होता है, ये इसके आधे कैरेक्टर्स इधर, इसके आधे कैरेक्टर्स इधर, और जैसे ही ये सिनेप्सिस फॉर्म होके क्रॉसिंग हो जाती है ना, ये लोग एकदम अलग अलग, मतलब एक रिपल्शन आ जाता है और दूर दूर हो जाते हैं, रिपल्शन आ जाता है और दूर दूर हो जाता है, बट उसकी वजह से आधे कैरेक्टर इसके पास आकर इसके पास, इसकी वजह से तुमने देखा होगा पेरेंट्स जो होते हैं, सॉरी बच्चे जो होते हैं, वो दोनों पेरेंट्स के थोड़े ना थोड़े कॉम्बिनेशन दिख के आते हैं। दिस इज कॉल्ड एज क्रॉसिंग ओवर। अब नेक्स्ट चीज पूछा गया कि भाई एक एग्जांपल दे दो ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर का, मतलब ऐसा डिसऑर्डर जो कि ऑटोसोम्स के रेसेसिवनेस की वजह से होता है। तो बेस्ट एग्जांपल है इसका फिनाइल कीटोनूरिया, और सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल टाइप का एग्जांपल आ जाएगा सिकल सेल एनीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि एक्स लिंक्ड जीन्स क्या होता है। तो ये वो जीन्स होता है जो कि एक्स क्रोमोसोम्स के ऊपर में प्रेजेंट होता है, ठीक है, इसको एक्स लिंक्ड जीन्स कहा जाता है। तो अब दूसरी बात है होलैंड्रिक ट्रेट क्या होता है। होलैंड्रिक का मतलब ही होता है, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं वाई क्रोमोसोम के बारे में, ठीक है, तो ऐसे ट्रेट्स जो कि प्रेजेंट है वाई क्रोमोसोम पे, उसको होलैंड्रिक ट्रेट्स कहते हैं, ठीक है, जैसे कि हाइपरट्राइकोसिस। अब इसके ऊपर जो ट्रेट्स प्रेजेंट है, इसके ऊपर जो कैरेक्टर्स प्रेजेंट है, ये सिर्फ फादर से सन के ऊपर जाता है, जैसे कि कान के ऊपर बाल रहना, हाइपरट्राइकोसिस, ये सिर्फ एक फादर अपने बेटे को ही ट्रांसफर कर सकता है, बेटी को नहीं, क्योंकि बेटी के पास तो वाई क्रोमोसोम्स है ही नहीं, है ना। इसके बाद में गिव वन एग्जांपल ऑफ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कॉज ड्यू टू नॉन डिसजंक्शन ऑफ ऑटोसोम, मतलब एक ऐसा क्रोमोसोमल डिसऑर्डर का नाम बताओ जो कि नॉन डिसजंक्शन की वजह से हो चुका है, मतलब यहाँ पे प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं हो पाया, उसके वजह से हुआ ऑटोसोम्स के। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम जिस इसके अंदर क्या होता है बेटा, जो 21st क्रोमोसोम होता है ना, वहां पे 2 के जगह तीसरा एक और क्रोमोसोम आ जाता है, तो वो एक नॉन डिसजंक्शन, मतलब एक मिसफंक्शन हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि भाई एक एग्जांपल दे दो कंप्लीट लिंकेज का। कंप्लीट लिंकेज मतलब जैसे मेल ड्रोसोफिला जो है वो कंप्लीट लिंकेज दिखाता है, मतलब कि ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन दिखा रहा है कि रिकॉम्बिनेशन का कोई यहाँ पे चारा ही नहीं बचता, ठीक है। उसके बाद में कुछ शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस देख लो। तो इसके अंदर में तुमको कैरेक्टर है, उसका डोमिनेंट ट्रेट और रेसेसिव ट्रेट बताना है, जैसे कि स्टेम का हाइट, स्टेम के हाइट का डोमिनेंट ट्रेट क्या होता है, टॉल, रेसेसिव ट्रेट होता है डॉर्फ, ठीक है। फिर फ्लावर के कलर की बात करो तो उसमें डोमिनेंट होता है वॉयलेट यानी कि पर्पल फ्लावर, और रेसेसिव ट्रेट होता है व्हाइट कलर का फ्लावर। सीड के शेप की बात करूं तो राउंड मतलब डोमिनेंट ट्रेट होता है,
और रिंकल्ड का मतलब होता है रेसेसिव ट्रेट। अगर मैं सीड के कलर का बात करूं तो डोमिनेंट ट्रेट में येलो आ जाएगा और रेसेसिव ट्रेट में ग्रीन आ जाता है। अगर मैं पॉड का शेप, मतलब वो जो मटर के दाने का ऐसा शेप होता है पॉड, उसके शेप का बात कहूं तो अगर फूला हुआ है, इन्फ्लेटेड है, तो आप लोग डोमिनेंट ट्रेट कहोगे उसको। बट अगर ऐसे कंस्ट्रिक्टेड है, पता है ऐसे 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 पतला सा हो रखा है, तो वो रेसेसिव ट्रेट है। पॉड के कलर अगर ग्रीन कलर है तो वो डोमिनेंट है, अगर येलो कलर है तो वो रेसेसिव है। फ्लावर का पोजीशन अगर एक्सिस पे है, ठीक है, अगर ऊपर ऊपर में है तो वो डोमिनेंट हो गया, बट अगर साइड्स में है, अगर साइड्स में है तो वो रेसेसिव टाइप का हो गया। ठीक है, ये आपको एक पूछा गया था। अब दूसरा क्वेश्चन है कि why is the law of segregation also called as law of purity of gametes? क्यों law of segregation को law of purity of gametes भी कहा गया है? अब देखो, मेंडल के लॉ के हिसाब से जितने भी क्रोमोसोम्स है, जितने भी तुम्हारे अलील्स है, बेसिकली क्रोमोसोम नहीं अलील है, वो बेसिकली किसी के भी साथ जाके फ्यूज कर सकता है। अब येलो कलर ऑफ सीड वो जाके टॉल के साथ भी फ्यूज कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं, किसी के भी साथ भी फ्यूजन करा सकता है। तो उन्होंने क्या कहा था कि भाई वो बेसिकली जो दो अलील्स है ना वो सेग्रीगेट होते हैं, वो सेपरेट होते हैं गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे। अगर वो सेपरेट नहीं होंगे तो किस तरीके से इंफॉर्मेशन ले पाएंगे, नहीं ले पाएंगे, है ना। अब हर गैमेट रिसीव करता है एक अलील उस जीन का एक अलील वो हमेशा रिसीव करता है। इसकी वजह से गैमेट जो है वो जेनेटिकली प्योर रहता है, क्योंकि एक ही एक जीन एक्सेप्ट करते जा रहा है। प्योर का मतलब क्या हुआ, जैसे कैपिटल टी है, स्मॉल टी है, स्मॉल वाई है, कैपिटल वाई है। अगर कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया तो ये प्योर नहीं है, अब समझा, तो वो मेंटेन रहता है। इसके वजह से हम लोग लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स भी कहते हैं। नेक्स्ट चीज है भाई, पिलियोट्रॉपी के ऊपर एक छोटा सा नोट लिख दो। तो पिलियोट्रॉपी एक ऐसा फिनोमेनन है, एक ऐसा जादुई चीज है जिसके अंदर एक सिंगल जीन जो है वो कंट्रोल करता है बहुत सारे फिनोटिपिक कैरेक्टर्स को। अब फिनोटिपिक मतलब फिजिकल अपीयरेंस वाले बहुत सारे कैरेक्टर्स को वो कंट्रोल करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो ये बेसिकली आपकी पिलियोट्रॉपी हो गई। ओके, अब नेक्स्ट में जैसे कुछ एग्जांपल्स देख लो, फिनाइल कीटोनूरिया भी हो गया। तो जैसे म्यूटेशन हो रहा है अगर एक सिंगल जीन का, तो वो फिनाइल एलेनिन का मेटाबॉलिज्म यानी कि उसका प्रोडक्शन ही छोड़ देता है। अगर फिनाइल एलेनिन टायरोसिन में जाके, मतलब फिनाइल एलेनिन जो है वो टायरोसिन नहीं बना पाएगा, तो वो सारी चीजें अपने ब्रेन में जमा होती जाएगी, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में जमा होती जाएगी, और उसके वजह से मेंटल रिटार्डेशन भी आ सकता है। ठीक है, सिकल सेल एनीमिया का बात करूं तो एक सिंगल जीन के म्यूटेशन के वजह से, एक सिंगल जीन के खराब होने की वजह से वो क्या करता है, जो शेप है आरबीसी का उसको पूरा इफेक्ट कर देता है। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट और जो कुछ तुम्हारे बॉडी के ऑर्गन्स है उसको भी पूरा का पूरा इफेक्ट कर देता है। इसके वजह से ऐसा कहा जाता है कि एक जीन जो है वो इन्फ्लुएंस करता है बहुत सारे ट्रेट्स को, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं पिलियोट्रॉपिक जीन। तो यहाँ पे मैंने आपको 2 एग्जाम्पल्स भी बता दिया है बढ़िया तरीके से। अब नेक्स्ट देखते हैं कि भाई मेंडल ने ऐसा क्या जादू किया कि उसको ही सक्सेस मिला, क्यों उसको ही फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला जा रहा है। तो उनके जो रीजंस है, मैंने आपको पढ़ाते टाइम भी बोला था, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उनके रीजंस क्या है कि उन्होंने पी प्लांट सेलेक्ट किया था, क्योंकि उसके अंदर 7 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स और तुम नेकेड आईज से विजिबल होता है तो तुम देख भी सकते हो उसको। उन्होंने प्योर ब्रीडिंग टेक्निक्स यूज की थी, ट्रू ब्रीडिंग वैरायटीज यूज किया था उन लोगों ने, जैसे कि कैपिटल टी, स्मॉल टी, होमोजाइगस की बात कर रही हूं मैं। उन्होंने एक कैरेक्टर को ही एक समय पे पढ़ा, जिसकी वजह से उनको उसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग समझी, और साथ में उन्होंने बहुत सारा कंट्रोल पॉलिनेशन देखा, मतलब जैसे कि सेल पॉलिनेशन करवा देना, क्रॉस पॉलिनेशन करवा देना। उनका जैसा मन चाह रहा था वो वैसे वहां पे रिश्ते बना रहे थे, जोड़ियां बना रहे थे, कोई दिक्कत नहीं हो रही थी उनको, समझे। अब इसके बाद में उन्होंने क्या किया, एक्यूरेट रिकॉर्ड्स रखा था। अब वो जो एक्यूरेट रिकॉर्ड्स, मतलब जो भी हम लोग रेशियोज बनाते हैं ना, उस फॉर्म में रिकॉर्ड रखने का तरीका उनका ही था, पुनेट स्क्वायर वगैरह बनाना। उन्होंने क्या एनालाइज किया था कि बहुत लार्ज नंबर, बहुत ज्यादा तादाद में जो ऑफस्प्रिंग्स है वो बेसिकली रिजल्ट्स को रिलायबल बनाते हैं। ठीक है, अब देखो जितना बड़ा ऑफस्प्रिंग उतना ज्यादा रिजल्ट्स रिलायबल। नहीं तो अगर एक छोटे से माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर अगर वो एक्सपेरिमेंट करते तो लोग आगे चल के साइंटिस्ट कम्युनिटी बोलता हम कैसे मान ले, वो तो एक छोटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसने ऐसा दिखा, जरूरी थोड़ी हम में भी ऐसा ही हो। इसलिए उन्होंने बड़ा सैंपल का साइज लिया। उन्होंने मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक के मेथड को साथ में लाया। ये जो आप पुनेट स्क्वायर बनाते हो ये मैथमेटिकल स्टैटिस्टिकल मेथड ही है, और बस इसके वजह से उनको बहुत हेट मिला, इतना ज्यादा कि वो
उनको कोई रिकॉग्निशन ही नहीं मिला जब तक वो जिंदा थे। इतना वो डिप्रेशन में ओवर ईटिंग करने लगे कि उन जब वो मरे ना 128 किलो वो वे कर रहे थे, इतना ज्यादा वो ओबीज हो गए थे। ठीक है, साथ में उन्होंने क्या किया, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स को बार 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 करके देखा, सो दैट उनको रिजल्ट्स मिलता जाए। मतलब ही वाज वेरी कंसिस्टेंट अबाउट इट। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन क्या है कि फादर रिस्पॉन्सिबल है सेक्स के डिटरमाइन करने के लिए और मदर नहीं है रिस्पॉन्सिबल। क्यों? तो देखो, ह्यूमन बीइंग के अंदर में फीमेल जो है उसके पास XX क्रोमोसोम होता है, बट मेल के पास XY क्रोमोसोम होता है। मतलब देखो, फीमेल जो है वो 2 टाइप के एग दे पाएगी, X और X, यही फीमेल एग दे पाएगी बेचारी। बट मेल जो होता है वो 2 टाइप का स्पर्म दे पाता है, एक X बियरिंग स्पर्म, एक Y बियरिंग स्पर्म। अब मान लो ये दोनों मिल गए तो इसके वजह से क्या हो जाएगी, लड़की हो जाएगी, लक्ष्मी आएगी घर में। और अगर ये दोनों मिल गए तो इसके वजह से क्या आ जाएगा, लड़का आ जाएगा। ठीक है, इसकी वजह से क्या आ जाएगा, लड़का आ जाएगा। तो चॉइस लड़के के ही पास है, इसके वजह से ऐसा कहा जाता है कि ह्यूमंस में सेक्स डिटरमाइन फादर करते हैं, ना कि मदर। ठीक है, मुझे एक से पानी पीने दो, मैं कब से बट आई होप इतना समझ गया होगा आपको मैं ये भी बता दूंगी वन शॉट वगैरह कहाँ मिलेगा। बेटा इन सब चीज का कंक्लूजन क्या है कि फादर ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि बच्चे का क्या सेक्स होगा, मदर रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है ये सब चीजों के लिए, क्योंकि उसके पास तो ऑप्शन ही है कि वो सिर्फ एक्स दे पाए, है ना, इसकी वजह से। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे एक और क्वेश्चन, मस्त क्वेश्चन है वो भी। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन है कि भाई लिंकेज क्या होता है और कितने लिंकेज ग्रुप्स ह्यूमन बीइंग में होते हैं। तो लिंकेज का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर 2 या 2 से ज्यादा जीन्स सेम क्रोमोसोम के ऊपर लोकेटेड है और उनके अंदर टेंडेंसी होती है कि वो आगे जाके इनहेरिट हो जाए पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, और वो लोग फिजिकली मतलब एक साथ एसोसिएटेड, एक साथ जुड़े हुए होते हैं, उसको हम लोग लिंकेज कहते हैं। ठीक है, मतलब मान लो ये एक क्रोमोसोम है, ये एक क्रोमोसोम है, और क्रोमोसोम के आर्म के ऊपर अगर दो ऐसे अलील्स बैठे हुए हैं तो उन दोनों में अच्छी खासी लिंकेज है। तो देयर इज अ हाई चांस कि जब ये क्रोमोसोम बच्चे के अंदर जाएगा तो ये दोनों कैरेक्टर साथ में चले जाए। ठीक है, इसके बाद में जितने नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप्स है ऑर्गेनिज्म में वो इक्वल होता है हैप्लॉइड क्रोमोसोम के नंबर से। बेसिकली ह्यूमन बीइंग्स के अंदर में 23 लिंकेज ग्रुप्स है, ये याद रखना, इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन भी बनता है इसके ऊपर। ठीक है, अब ध्यान से देखना, लिंकेज का मतलब क्या होता है, ये एक ऐसा फिनोमेनन है, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर 2 या 2 से ज्यादा जीन सेम इसके ऊपर में लोकेटेड है बेसिकली। और आपको दूसरी चीज क्या पूछी गई थी, कितने लिंकेज ग्रुप्स है अपने अंदर। तो याद रखना अपना डिप्लॉयड मतलब 46 क्रोमोसोम्स, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो n का आंसर क्या आएगा, 23। तो वैसे ही याद रखना कि टोटल लिंकेज ग्रुप्स अपने पास 23 हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है PKU यानी कि फिनाइल कीटोनूरिया के ऊपर में कुछ बता दो। तो फिनाइल कीटोनूरिया एक ऑटोसोमल रेसेसिव इनहेरिटेड डिसऑर्डर है, मतलब ऑटोसोम्स की वजह से ये डिसऑर्डर अपने को होता है, इनहेरिट होता है। ये क्यों होता है बेटा, क्योंकि म्यूटेशन हो चुका था जीन के अंदर में जो कि रिस्पॉन्सिबल था फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज बनाने के लिए। अब इसके वजह से क्या होता है, टायरोसिन नहीं बनता, तो ये जो फिनाइल एलेनिन है ये अपने शरीर में सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में जमा होते जाता है और इतना ज्यादा जमा हो जाता है कि इवेंचुअली इट लीड्स टू मेंटल रिटार्डेशन। ठीक है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि तुम्हारे ब्रेन के अंदर ही ये जमा हो चुका है। तो फिनाइल एलेनिन इज नॉट अ सेफेस्ट फॉर्म, सेफ फॉर्म इसका हो जाता है टायरोसिन, और वो कन्वर्ट नहीं हुआ, और फिनाइल एलेनिन का जो एक्सेस फॉर्म है वो आपके यूरिन के थ्रू भी बाहर चला जाता है। ठीक है, वही सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। अब आपको कैसे पता चलेगा किसी इंसान को PKU हुआ है यानी कि फिनाइल कीटोनूरिया, तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि मेंटल रिटार्डेशन आपको देखने को मिलेगा, साथ में ग्रो नहीं हो रहा है बॉडी, डेवलप नहीं हो रहा है बॉडी, इनका स्किन और हेयर का पिगमेंटेशन मतलब बहुत कम पिगमेंटेड होते हैं ये लोग, बहुत ज्यादा कम, जैसे कि अपना स्किन का एक टिपिकल कलर होता है, इनका स्किन बहुत लाइट कलर दिखता है, हेयर को कोई प्रॉपर शेड नहीं होता है। और कैसे समझता है, तो जब बच्चा पैदा होता है ना उसी चीज में समझ जाता है कि इस बच्चे को ऐसा तो नहीं है कि ये एंजाइम नहीं है इसके पास, अगर इसके पास फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की कमी है तो इवेंचुअली उसको यही दिक्कत आने वाली है। ठीक है, इवेंचुअली उसको यही दिक्कत आने वाली है। अब इसके बाद में आपको एक डिफरेंस बिटवीन पूछा जाता है, बड़ा फेमस डिफरेंस बिटवीन है कि भाई कंपेयर करना आपको, मतलब डिफरेंस बिटवीन करना है आपको एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम। अब एक्स क्रोमोसोम बहुत बड़ा होता है साइज में, बट वाई क्रोमोसोम छोटा होता है, इसलिए फीमेल्स को ज्यादातर रेसेसिव डिसऑर्डर्स होते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके पास 2 एक्स क्रोमोसोम है जो कि बड़े बड़े हैं।
ठीक है। अब एक्स क्रोमोसोम मेल और फीमेल दोनों में होता है। आप ही देखो ना, ये देखो एक्स 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 वाई दोनों में एक्स प्रेजेंट है, बट वाई तो सिर्फ मेल में ही प्रेजेंट है, इसलिए मैंने क्या लिखा, सिर्फ मेल में प्रेजेंट है। अब याद रखना एक्स क्रोमोसोम के अंदर बहुत सारे जीन होते हैं, बट वाई क्रोमोसोम के अंदर थोड़े से ही जीन्स होते हैं। एक्स क्रोमोसोम क्या करता है, जीन्स को कैरी करता है और साथ में सेक्स लिंक ट्रेट्स को भी कैरी करता है, बट मेल जो है वो जीन्स, उसी जीन्स को कैरी करता है जो कि सेक्स डिटरमाइन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्योंकि अगर वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट है तो वो लड़का है, अगर वाई क्रोमोसोम एब्सेंट है तो वो लड़की है, सिंपल सी बात है। अब देखो फीमेल के अंदर में आपको होमोलोगस मिलेगा एक्स क्रोमोसोम एक्स एक्स, बट मेल के इसमें आप लोग देखोगे कि एक्स जो है वो वाई के साथ पेयर करता है। वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन, इसके ऊपर चांद तारे लगा दो क्योंकि बहुत ही ज्यादा बार पूछा जा चुका है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे बेटा कि क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखो जो क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस है, पहली बात तो ये प्रपोज किया था सट्टन एंड बोवरी ने। उन्होंने क्या कहा था कि जीन्स जो है ना वो क्रोमोसोम्स के ऊपर लोकेटेड है, क्रोमोसोम्स के ऊपर है। ठीक है, उन्होंने क्या कहा, क्रोमोसोम्स जो है वो होमोलोगस पेयर में होता है, जैसे कि ऐसा होमोलोगस पेयर्स में सेम सेम बहनों के साथ एग्जिस्ट करता है। और एक और चीज उन्होंने कही कि मियोसिस के टाइम पे होमोलोगस क्रोमोसोम्स अलग अलग हो जाते हैं, जो कि आप पैकेटिन स्टेज में देखते हो, और उसके वजह से क्रॉसिंग ओवर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, फिर उन्होंने और भी चीजें कही कि हर गैमेट जो है वो कम से कम एक क्रोमोसोम रिसीव करता है हर एक पेयर से। ठीक है, इसके वजह से गैमेट के अंदर में मेल के भी आधे क्रोमोसोम्स होते हैं और फीमेल के भी आधे क्रोमोसोम्स होते हैं। फर्टिलाइजेशन जो है ना बेटा, ये रिस्टोर करता है डिप्लॉयड क्रोमोसोम के नंबर को। अब देखो मान लो ये तुम्हारा स्पर्म है, मान लो ये तुम्हारा एग है, इसके पास भी 23 क्रोमोसोम है, इसके पास भी 23। जब ये दोनों फ्यूज करते हैं ना तो अपने आप इवेंचुअली 46 क्रोमोसोम्स तुम लोगों के सामने आ जाता है। तो ये जो फर्टिलाइजेशन उसकी वजह से क्रोमोसोम का नंबर फिर से रिस्टोर भी हो जाता है। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, तो ये कैरियर है हेरिडिटी के, मतलब अगर क्रोमोसोम्स नहीं होंगे तो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में कैरेक्टर्स आएंगे ही नहीं। ठीक है, और बेसिकली यही एक्सप्लेन करता है तुम लोगों के सारे मेंडल के लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि ऑब्जर्व करो भाई पेडिग्री चार्ट को और आंसर करना है कुछ क्वेश्चन को। तो देखो तुमको आइडेंटिफाई करना है उस चार्ट में से कि कौन सा ट्रेट सेक्स लिंक्ड है और कौन सा ऑटोसोमल है। तो अगर मैं आंसर दूं इसका, सेक्स लिंक मतलब यहाँ पे एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है। ठीक है, आप वो चार्ट देखो आपको समझेगा। सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, गिव वन एग्जांपल ऑफ अ ट्रेट इन ह्यूमन बीइंग्स व्हिच शोज सच अ पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस। तो विटामिन डी का जो रेजिस्टेंट रिकेट्स होते हैं वो एक्स लिंक्ड डोमिनेंट टाइप का डिसीज होता है। ठीक है, आप एक बार डायग्राम देखते जाओ आपको समझेगा। फिर मैच द कॉलम का क्वेश्चन था, थोड़ा सा छोटा हो गया फॉन्ट, बट देखो 21st क्रोमोसोम की ट्राइसोमी हो गई है, मतलब 3 क्रोमोसोम आ गए, तो उसका मतलब होता है डाउन सिंड्रोम। अगर एक्स क्रोमोसोम की मोनोसोमी है मतलब ऐसा हो चुका है तो दैट इज टर्नर सिंड्रोम। अगर होलैंड्रिक ट्रेट्स है मतलब सिर्फ और सिर्फ वाई क्रोमोसोम के ही पास के ट्रेट्स होंगे तो उसका एग्जांपल है हाइपरट्राइकोसिस, ईयर पिन्ना में हेयर आना। फेमिनाइज्ड मेल का मतलब क्या होता है, एक्स एक्स वाई क्रोमोसोम आना, मतलब ये लड़का बनने वाला था बट ये एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम की वजह से ये फेमिनाइज्ड मेल होता है, मतलब इसके ब्रेस्ट डेवलपमेंट रहता है, इसका बहुत सारे जो कैरेक्टर्स है ना वो इसकी तरह हो जाते हैं, फीमेल की तरह, इसलिए इसको हम लोग फेमिनाइज्ड मेल को क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम कहते हैं। ठीक है, अब ये आप लोगों के करेक्ट पेयर्स थे जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। फिर कुछ लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस भी है मेरे पास, मतलब आपके टेक्स्ट बुक में, मेरे पास तो क्या ही है ना, तो अभी देख लो यहाँ पे। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अ डाई हाइब्रिड क्रॉस, एक्सप्लेन विद सुटेबल एग्जांपल एंड चेकर बोर्ड, मतलब अपने को पूरा वो बनाना है। ठीक है, तो देखो डाई हाइब्रिड क्रॉस मतलब ऐसा क्रॉस जिसके अंदर में बेटा 2 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स है, 2 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। इसका एग्जांपल जैसे हो गया सीड शेप और सीड कलर, है ना, जैसे सीड का शेप हो गया येलो रिंकल्ड इज क्रॉस्ड विथ येलो राउंड, सॉरी येलो आप लोगों का राउंड एंड रिंकल्ड, समझा, उसके साथ क्रॉसिंग कराना। तो देखो यहीं पे वो पेरेंट्स मिल गए अपने को। ठीक है, अब गैमेट्स कैसे लिखेंगे, तो गैमेट्स लिखने का तरीका है कैपिटल आर लिख दो, स्मॉल आर लिख दो, फिर ये अल्टरनेट जाओ, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और बस इन्हीं की क्रॉसिंग करानी है। ठीक है, बस इनकी ही क्रॉसिंग करानी है। मैं तुम लोगों को क्रॉसिंग का एक दिखा देती हूँ। ठीक है, क्रॉसिंग का एक दिखा देती हूँ। देखो गैमेट्स कैसे बनाओगे, यहाँ पे साइड में गैमेट्स लिखते हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इनकी ही क्रॉसिंग करानी है। तो यहाँ पे लिखते जाओ कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर उसके बाद में स्मॉल आर कैपिटल वाई,
स्मॉल आर स्मॉल वाई। सेम यहाँ पे लिखना है कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब बस बेटा आप लोगों को इनकी ही क्रॉसिंग करनी है, इनकी ही क्रॉसिंग। मैं ये क्रॉसिंग भी करके दिखा देती हूँ। वैसे तो यू ऑल नो, क्योंकि जिसने लाइव लेक्चर अटेंड किया है दे ऑल नो हाउ टू डू क्रॉसिंग, बट ये थोड़ा सा एक रिवीजन हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फेज है, इसके वजह से बार बार बता देती हूँ मैं आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। ओके तो ये जो मैं चेकर बोर्ड बना रही हूँ ना, ये बेसिकली पुनेट स्क्वायर मेथड है। इसके थ्रू जो फाइंडिंग्स होते हैं वो फाइंड करना थोड़ा इजी हो जाता है। ठीक है, अब देखो मेरे को इसको इसके साथ क्रॉस कराना है तो क्या आ जाएगा, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। इसको इसके साथ क्रॉस कराना है तो क्या आएगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसको इसके साथ क्रॉस कराना है तो क्या आएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। मुझे इसको इसके साथ क्रॉस कराना है तो क्या आएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। सेम गोज विद दिस, कैपिटल आर को लिख दो और कैपिटल वाई स्मॉल वाई लिख दो, फिर कैपिटल आर लिख दो, स्मॉल वाई लिख दो, फिर कैपिटल आर स्मॉल आर लिख दो, कैपिटल वाई स्मॉल वाई लिख दो, फिर कैपिटल आर स्मॉल आर अगेन लिखना है एंड देन स्मॉल वाई आ जाएगा। उसके बाद में देखो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर आ जाएगा स्मॉल आर कैपिटल वाई, फिर आ जाएगा स्मॉल आर, फिर आ जाएगा कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर आ जाएगा आप लोगों का कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर आ जाएगा आप लोगों का कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर इसको इससे क्रॉस कराए तो आ जाएगा स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर इसको इससे क्रॉस कराए तो आ जाएगा स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये सॉल्व करके देखोगे तो ही आएगा, सिर्फ देख लेने से नहीं आएगा, यू नीड टू सॉल्व इट। ओके अब आगे देखो, अब इसमें फिनोटिपिक रेशियो वगैरह का मैं बात करूं तो क्या आ जाता है, जैसे 9 मतलब जो अभी मैंने लिखा वही आया है, तो दैट इज 9:3:3:1। और इसका जो जीनोटिपिक रेशियो है वो 1:2:1:2:4:2:1:1 है। ठीक है, तो वो ट्रिक भी मैंने आपको बताई है कैसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बता दो सुटेबल एग्जांपल के साथ। तो देखो सबसे पहला स्टेटमेंट दे देती हूँ, तो गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे अलील जो होते हैं ना अलग अलग जीन्स के, वो एक दूसरे को खुद से कहीं भी किसी के भी साथ जाके असॉर्ट करते हैं। असॉर्ट मतलब एक्सप्रेस कर सकते हैं वो लोग। ठीक है, तो इसका एग्जांपल जैसे डाई हाइब्रिड क्रॉस हो रहा है आपके पी प्लांट में, तो उसके अंदर में सीड शेप, सीड कलर, ये तो दो अलग अलग ट्रेट हो गया, तो भी वो एक दूसरे के साथ यूज कर सकते हैं, दो अलग ट्रेट होने के बावजूद। तो इसके पेरेंट्स कैसे बन रहे हैं, कैपिटल आर कैपिटल वाई इज क्रॉस्ड विद स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो यहाँ पे F1 जनरेशन आप क्या देख रहे हो, राउंड येलो है ना। इसका F2 रेशियो क्या बनेगा, तो 9:3:3:1। तो कंक्लूजन क्या हो गया, जब इनहेरिट हो रहा है कोई एक कैरेक्टर तो वो इन्फ्लुएंस नहीं करता दूसरे कैरेक्टर को। ऐसा नहीं होगा कि राउंड और येलो ये दोनों मिक्स होकर राउंड येलो हो जाएंगे, कुछ अलग ही बन जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अब इसके बाद में नेक्स्ट चीज था कि भाई डिफाइन कर दो टेस्ट क्रॉस को और उसका इंपॉर्टेंस सिग्निफिकेंस बता दो। तो देखो टेस्ट क्रॉस ये क्रॉस करवाया जाता है एक अननोन पेरेंट का एक रेसेसिव होमोजाइगस रेसेसिव के साथ। इससे फायदा क्या होता है, तो मेरे को अननोन जीनोटाइप समझ आ जाता है, साथ में मैं हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल को भी डिटरमाइन कर पाती हूँ, कौन सा हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल है वो भी मुझे पता चलता है। ठीक है, और साथ में ये मेंडल के लॉ को भी कंफर्म करता है। बहुत सारे एनिमल और प्लांट के ब्रीडिंग में ये इंपॉर्टेंट है, ये हमको लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन भी समझाने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भाई क्या होता है पार्थिनोजेनेसिस, और एक्सप्लेन कर लो हैप्लोडिप्लॉइड मेथड ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। पार्थिनोजेनेसिस जो है हमने फर्स्ट चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ा हुआ था। इसका मतलब होता है किसी इंडिविजुअल का डेवलपमेंट करना एक अनफर्टिलाइज्ड एग में से, मतलब एग फर्टिलाइज ही नहीं हुआ है, फ्यूजन हुआ ही नहीं है गैमेट का, बट स्टिल बच्चा बन हो रहा है, उसको पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। अब हैप्लोडिप्लॉइड का बात करूं तो देखो बेटा, अगर कोई भी फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा तो वो हो गया मेल, बट अगर फर्टिलाइजेशन हो रहा है मतलब यही फर्टिलाइजेशन हो चुका तो वो फीमेल बन जाता है। ये आपके बीज के अंदर में होता है। ठीक है, तो हैप्लोडिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन में क्या होता है, फर्टिलाइज्ड एग अगर उसके 32 क्रोमोसोम्स है तो उसके वजह से या तो क्वीन भी या तो वर्कर भी मतलब फीमेल बनती है। बट अगर एग फर्टिलाइज नहीं हुआ है, 16 के 16 ही क्रोमोसोम्स है, तो वो मेल बन जाता है। मतलब क्रोमोसोम के नंबर के ऊपर डिपेंड करेगा कि तुम्हारा जेंडर क्या है।
अगर 16 ही क्रोमोसोम है तो मेल है, हैप्लॉइड है। अगर 32 क्रोमोसोम है मतलब डिप्लॉइड है ये, ठीक है। इसलिए सेक्स डिटर्मिनेशन उस तरीके से होता है यहाँ पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्त क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाई देयर इज नो कैरियर मेल इन एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, क्यों कोई कैरियर मेल नहीं होता एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस में। तो देखो मेल जो है वो पोजेस करते सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम को, ठीक है। तो इसके वजह से हर एक्स लिंक जीन जो होता है वो प्रेजेंट होता है सिर्फ एक ही कॉपी में, एक ही कॉपी रहती है उनके पास। तो अगर उसके ही अंदर कोई म्यूटेशन आ गई तो वो फटाक से एक्सप्रेस हो जाता है, क्योंकि वाई क्रोमोसोम जो है वो होमोलोगस नहीं है तो वो उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पाता, ठीक है। ये इसके वजह से तुम उनमें कैरियर नहीं देखोगे, सीधा बीमारी हो जाती है उन लोगों को, सीधा बीमारी होने का दिक्कत है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब करना स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम विद अ नीट लेबल डायग्राम। स्ट्रक्चर का बात करूं तो क्रोमोसोम के अंदर में 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं। ये देखो, ये तुम्हारा सेंट्रोमियर है, ये पहला आर्म है। अगर इसी मम्मी में से दूसरा आर्म निकला तो ये दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स हो गए। ऊपर वाले को पी आर्म कहते हैं, नीचे वाले को क्यू आर्म कहते हैं, इसको सेंट्रोमियर कहते हैं, ठीक है। तो बेटा सेंट्रोमियर जो होता है ये क्या करता है, इसके अंदर में तुम्हारा पूरा काइंटोशोर एग्जिस्ट करता है। काइंटोशोर मतलब एक ऐसा छोटा सा जगह जिसके ऊपर स्पिंडल फाइबर्स अटैच होते हैं और फिर ये लोग डिटैच हो पाते हैं, ठीक है। और साथ में इसके एंड्स को, इसके जो एंड्स होते हैं वहां पे टीलोमियर एग्जिस्ट करता है। टीलोमियर जब पुराना हो जाता है तब इंसान भी बूढ़ा दिखने लग जाता है। ये एक नई नॉलेज मैंने तुम लोगों को दी है तो ये पता होनी चाहिए तुमको, ठीक है। अब दूसरी बात की मैं बात करती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की, कि भाई क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है, सुटेबल एग्जांपल के साथ बताओ। क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है कि डॉटर से ग्रैंडसन में आया। मतलब देखो पहले फादर को था, फादर से जो डॉटर है ना वो कैरियर बनी, बट अब वो कैरियर है, उसको कलर ब्लाइंडनेस हुआ नहीं, अब उसके ग्रैंडसन को कलर ब्लाइंडनेस हुआ। तो ये क्या हो गया, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस हो गया। जैसे कलर ब्लाइंडनेस हमने ये ऑलरेडी किया हुआ था, हीमोफीलिया वगैरह। जैसे एक अफेक्टेड फादर जो है अपने जीन्स को डिफेक्टिव एक्स क्रोमोसोम को पास करता है अपनी सारे डॉटर्स को, कैरियर डॉटर बन जाती है वो, क्योंकि एक एक्स क्रोमोसोम उनको प्रोटेक्ट करने के लिए रेडी है। तो कैरियर डॉटर इस जीन को ट्रांसमिट करती है अपने आधे सन्स में, इसकी वजह से ट्रेड्स पास ऑन हो जाता है, समझे। इसके वजह से ही तुम ट्रेड्स को पास ऑन होते हुए देखोगे। लास्ट क्वेश्चन है बेटा कि अपने को डिस्क्राइब करना है अलग अलग टाइप के क्रोमोसोम्स को। तो देखो अगर मैं पोजीशन के बेसिस पे बात करूं तो अगर बीच में है, अगर सेंट्रोमियर बीच में तो उसको मेटासेंट्रिक कहते हैं। अगर सेंट्रोमियर थोड़ा सा ऊपर है, तो उसको सब मेटासेंट्रिक कहते हैं। अगर सेंट्रोमियर बहुत ही ऊपर है तो उसको एक्रोसेंट्रिक कहते हैं। और अगर सेंट्रोमियर के सिर्फ नीचे के 2 आर्म दिख रहे हैं तो बेटा उसको टीलोसेंट्रिक कहा जाता है। तो ये सेंट्रोमियर के पोजीशन के हिसाब से क्रोमोसोम का नाम भी डिफर करता है, क्रोमोसोम का टाइप भी डिफर करता है, ठीक है। आई होप आपको आज के क्वेश्चन आंसर जो है वो एकदम डिटेल में, एकदम बढ़िया तरीके से समझे होंगे। बट मेक श्योर कि आप इसका जो भी मैं सेशंस ले रही हूँ उनका लाइव सेशन अटेंड करो, तो ये सब क्वेश्चंस बहुत चिंदी लगेंगे आपको। अब रिवीजन के लिए आप 1 शॉट देखेंगे जो कि आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। मैं आप लोगों को भले प्लेलिस्ट भी दिखा देती हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। I'll show you all the playlist। आप जाएंगे यहाँ पे वेदांतु में, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ जाएंगे प्लेलिस्ट में, ठीक है। प्लेलिस्ट में जैसे ही आप जाएंगे आपको ये दिख जाएगा, क्या लिखा हुआ है, क्लास 12th बायोलॉजी डिटेल्ड 1 शॉट HSC महाराष्ट्र बोर्ड व्यू फुल प्लेलिस्ट में जाना है। इसके अंदर मैं सारे 1 शॉट रिकॉर्डेड फॉर्म में डालती हूँ, जैसे इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का 17 इयर्स के PYQs, ये मैंने रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स के एक्सरसाइज क्वेश्चंस डाले हुए, चैप्टर 2 का इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का 1 शॉट डाला हुआ है, यहाँ से देखना है। फिर उसके बाद में मैंने क्या किया था, चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का साथ में एक महा रिविजन लिया था, वो भी इधर है। उसके बाद में चैप्टर 2 है यहाँ पे, फिर यहाँ पे आप लोगों को एक और लाइव में महा रिविजन लिया था वो है, साथ में चैप्टर 2 का डिटेल्ड 1 शॉट डाला हुआ है। चैप्टर 2 के उसके बाद में 17 इयर्स के PYQs डाले हुए हैं, चैप्टर 1 के 17 इयर्स के PYQs है, एक्सरसाइज क्वेश्चंस है, फिर साथ साथ में आप लोग देखोगे कि डिटेल्ड 1 शॉट भी डाला हुआ है। तो ऐसे ही यहाँ पे सारी चीजें प्रेजेंट है, यू जस्ट हैव टू फॉलो दिस प्लेलिस्ट एंड आपको सब हो जाएगा। यहाँ पे सेव कर लो। और लाइव सेशन का बात करूं तो यू विल फाइंड ऑल द लाइव सेशन का शेड्यूल यहाँ पे। ये देखो, जैसे आज भी मैंने लाइव सेशन लिया, आप देख सकते हो आज भी लाइव सेशन लिया, तो यहाँ पे बच्चों का डाउट वगैरह सब अच्छे से क्लियर हो पाता है, ठीक है। तो दैट इज हाउ यू स्टडी, ओके।
अब आप लोगों को एक और चीज बता देती हूँ, आप ये जितनी चीजें पढ़ रहे हो ये सिर्फ एकदम फ्री में पढ़ रहे हो और यू आर स्टडिंग दिस अंडर संकल्प बैच। अब संकल्प बैच जो है ये फ्री बैच है आप लोगों का। इसके फायदे मैं बता दूं, अब देखो आप संकल्प बैच देख रहे हो, यहाँ पे आप लोगों को अच्छे से बता देती हूँ। संकल्प बैच में आप देख रहे हो, मतलब वीडियोस जो देख रहे हो, आप क्रोम पे आ जाओ। मान लो आपने आज का मेरा लेक्चर अटेंड किया, ठीक है, मान लो मेरा आज का लेक्चर अटेंड किया, उसके डिस्क्रिप्शन में जाना है, ठीक है। जैसे ही आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, थोड़ा सा नीचे जाएंगे, थोड़ा सा नीचे जाएंगे, थोड़ा सा नीचे जाएंगे, थोड़ा सा नीचे जाएंगे और जाते जाएंगे तो आपको ना ये पता है क्या मिलेगा, जितनी चीजें हैं जिसके तुम लिंक्स मानते रहते हो वो सारी चीजें यहाँ पे मिल जाएंगी आपको, ठीक है। सारी की सारी चीजें, जैसे मिशन 100 का बुक, फिर कॉन्क्वर के बुक्स हो गए, फिर उसके बाद में ऑफलाइन कोर्सेस में अगर जाना है उसकी लिंक है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में कोई भी टॉपिक अगर 1-on-1 समझना है उसकी चीज है। अब संकल्प बैच तुम लोग को फ्री में ज्वाइन करना है तो बस ये लिंक क्लिक करना है और उसके बाद में यू कैन ज्वाइन दिस फ्री बैच। आपको क्या करना है, बाय नाउ पे क्लिक करना है। 0 रुपीज का ये फीस है बेटा। इसके अंदर में आपको फीचर्स क्या क्या मिलेंगे वो भी मैं बता देती हूँ। लिटरली आपको सिर्फ यहाँ पे बाय नाउ पे जाना है, ठीक है। और उसके बाद में जैसे ही आप, अब नॉन स्टूडेंट क्योंकि मैं टीचर का मेरे पास आईडी है, तो जब आप बाय नाउ कर दोगे आप इस कोर्स के लिए एनरोल हो जाओगे। नाउ लेट मी टेल यू आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेगा अगर आप इस कोर्स में एनरोल्ड हो। तो यहाँ पे आप लोगों को फ्यूचर लेंस मिलेगा, यानी कि आप लोग लाइव सेशन में भी एआई से डाउट पूछ सकते हो इनकेस मैम से या सर से कुछ मिस हो जाए। साथ ही साथ में वेद एआई के फीचर्स आपको मिलेंगे। स्मार्ट रिप्ले का ऑप्शन होता है आपके पास, यानी कि नोट्स वगैरह आप सब आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। सारा का सारा आपको डीपीपीज, असाइनमेंट, टेस्ट सब कुछ आप फ्री में दे सकते हो। और साथ में डेडिकेटेड टेलीग्राम ग्रुप्स होकर जिसमें आपको सारी इंफॉर्मेशन भी दी जाएगी। एंड ये सारी चीजें एब्सोल्युटली फ्री है। ऑल्सो अगर आप हमारे साथ सीईटी के लिए जुड़ना चाहते हैं तो वी हैव अ डेडिकेटेड बैच फॉर यू, दैट इज मोरिया बैच। मोरिया बैच जो ये वन ऑफ द बेस्ट बैच है सीईटी के लिए। प्राइसेस भी बहुत ज्यादा नॉमिनल है, जल्दी ज्वाइन कर लो क्योंकि अगर एक बार शुरू हो गया तो मुश्किल हो जाएगा आपको कोप अप करना। एंड दीज आर आर सबसे बेस्ट बुक, तत्व बुक सीईटी के लिए। बेटा आपको ये बुक सिर्फ 1800 में मिलेगा, चारों बुक्स। बट इस बुक से क्वेश्चंस आना तो बहुत ज्यादा नॉर्मल बात है, हर साल आते गए हैं जो भी हम बताते हैं। Also we have IB SAT for you, that is Instant Vedantu Scholarship Admission Test। अगर आप ये टेस्ट क्लियर कर लेते हो तो आपके जितने भी कोर्सेस है उन सब पे 90% ऑफ लग जाएगा। एंड अगर आप हमसे ऑफलाइन जुड़ना चाहते हो तो आप अपना नियर बाय सेंटर यहाँ पे देख सकते हो और आप हमसे ऑफलाइन भी जुड़ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल दी एंड। अगर आपको कुछ भी डाउट रहा तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू। आपको वीडियो की जो मतलब नोट्स यूज किया उसकी भी लिंक मिल जाएगी। ओके।